हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और मैं फिर से आ गया हूँ एमएल का एक नया वीडियो लेक्चर लेके जिसका नाम है बैक प्रोपेगेशन। चलिए देखते हैं बैक प्रोपेगेशन कैसे होता है। बेसिकली ये न्यूरल नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। देखते हैं ये कैसे होता है। तो बैक प्रोपेगेशन की शुरुआत जो है, जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी 1985-86 के टाइम, ठीक है। तो ये बहुत ही पुराना एल्गोरिदम है, बट ये आजकल पिछले कुछ 10-20 सालों में ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि उस टाइम जो है हमारे कंप्यूटर जो है इतने फास्ट नहीं होते थे, हमारे पास जीपीयूज़ का उतना कॉन्सेप्ट नहीं था। जब से जीपीयू आया है तब से ये बहुत ही अचानक से बूम हुआ ये कॉन्सेप्ट, और ये फिर से काफ़ी चलन में आया है और इसका यूज़ होने लगा, और आजकल तो बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इस एल्गोरिदम का जो आउटलाइन है ये कैसे है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वेट्स को एट रैंडमली जो है असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक हम छोटा सा न्यूरल नेटवर्क बना लेते हैं ताकि पता चले। सपोज एक न्यूरल नेटवर्क है जिसमें 2 इनपुट लेयर न्यूरॉन है और एक हिडन लेयर है जिसमें 2 न्यूरॉन है और एक आउटपुट लेयर, ठीक है। और ये फुल्ली कनेक्टेड है, मतलब सारे न्यूरॉन जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ठीक है। तो ये इनपुट लेयर है, ये हिडन लेयर है और ये आउटपुट लेयर है। इनपुट लेयर आई एल कर देता हूँ, ठीक है। सपोज इस तरह का एक न्यूरल नेटवर्क है, इसमें हमें बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम लगाना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जितने भी वेट्स हैं, तो बेसिकली वेट्स क्या होते हैं, ये जितने भी कनेक्शंस हैं ना न्यूरॉन्स के, इन सब पे कुछ कुछ वेट होते हैं, लाइक W1, W2, W3, इस तरह से वेट्स होते हैं बहुत सारे, W4, W5, W6। और इन वेट्स को हमें इनिशियली क्या करना होता है, इनिशलाइज करना होता है रैंडमली। तो हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, इन वेट्स को इनिशलाइज करते हैं किसी भी रैंडम वैल्यू से, ठीक है। उसके बाद हम जो बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम है ये साइकिल्स में चलता है, मतलब एक लूप चलता है पूरा, ठीक है। फिर दूसरा लूप चलता है, वेट अपडेट होता है, फिर तीसरा लूप चलता है, वेट अपडेट होता है। तो इस तरह से साइकिल्स में चलता है। और ये साइकिल के 2 पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं फॉरवर्ड फेज, जिसमें यहाँ से इनपुट से हम आउटपुट जनरेट करते हैं, और एक होता है बैकवर्ड फेज, जिसमें हम आउटपुट जो हमारा टारगेट आउटपुट है और जो हमारा प्रेडिक्टेड आउटपुट है उस दोनों के बीच के एरर को देखते हैं, ठीक है। ये सपोज मेरा प्रेडिक्टेड है, टारगेट है, इसके एरर के बेसिस पे ये जो वेट्स है वो अपडेट होते हैं, ठीक है। तो ये इस फेज को कहते हैं फॉरवर्ड फेज, और इस फेज को कहते हैं बैकवर्ड फेज। ओके। सो फॉरवर्ड फेज में क्या होता है, इनपुट के बेसिस पे हम सारे जो फॉर्मूला है उनको लगा के आउटपुट प्रिडिक्ट करते हैं, और बैकवर्ड फेज में क्या होता है, उस प्रिडिक्टेड आउटपुट और जो एक्चुअल आउटपुट है उसके बीच के एरर को देखते हुए हम जो वेट्स हैं इस नेटवर्क के उसको अपडेट करते हैं, ठीक है। इस तरह से 2 फेज होते हैं, और इस एक साइकिल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इपॉक, ठीक है। और इस तरह से मल्टीपल इपॉक्स चलता है, मल्टीपल साइकिल। और एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया होती है कि एरर जो है मान लो वो एक फिक्स अमाउंट से नीचे हो गया, लाइक 0.001 से कम हो गया, तो हम इस लूप को, इस इपॉक्स को बंद कर देते हैं और हम कहते हैं कि हमारा नेटवर्क जो है ट्रेन हो गया, और सारे जो लास्ट वेट रहते हैं, फाइनल अपडेटेड वेट्स, उनको हम फाइनल वेट मान के जो भी हमारा फ्यूचर का क्लासिफिकेशन या प्रेडिक्शन जो भी करना होता है वो उसके बेसिस पे, उस फाइनल वेट्स के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो यही इस एल्गोरिदम का पार्ट है कि सबसे पहले हम वेट्स को जो है इनिशियली रैंडमली असाइन करते हैं, देन साइकिल्स में इटरेट करते हैं, बहुत सारे साइकिल, एक एक साइकिल को एक एक इपॉक कहा जाता है। हर एक साइकिल में 2 फेज होते हैं, जैसे मैंने बताया। एक को बोलते हैं फॉरवर्ड फेज, जिसमें क्या करते हैं कि इनपुट्स के बेसिस पे और वेट्स के बेसिस पे जो है हम कैलकुलेशन करते हुए आउटपुट प्रिडिक्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा होता है बैकवर्ड फेज, उस आउटपुट जो हमारा प्रिडिक्ट हुआ है उसको देखते हैं कि ट्रू आउटपुट से कितना डिफरेंस है, उसके बेसिस पे एरर कैलकुलेट करते हैं, और उस एरर के बेसिस पे सारे वेट्स जो है वो अपडेट होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ बैकवर्ड फेज। और जो वेट अपडेट करने का तरीका होता है, जो सबसे मोस्ट कॉमन तरीका है, वो है ग्रेडियंट डिसेंट मेथड। तो इसमें वेट कैसे अपडेट करते हैं थोड़ा सा हम यहाँ देख लेंगे। जो वेट, मान लो कोई वेट आई है, डब्ल्यू आई को हमें क्या करना है, अपडेट करना है। तो डब्ल्यू आई होता है, डब्ल्यू आई इज इक्वल टू डब्ल्यू आई जो ओल्ड वैल्यू है वेट की, ओके, माइनस एक लर्निंग रेट होती है, मान लो उसको हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, लर्निंग रेट इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एरर, जो एरर आया हमारा विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दैट वेट, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। और इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्या करते हैं, वेट्स अपडेट करते हैं। अब इसी को हम देखेंगे, इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके बैक प्रोपेगेशन में हमें चेन रूल लगा के क्या करना पड़ता है, सारे के सारे वेट्स को अपडेट करना पड़ता है। और वो चेन रूल कैसे लगाते हैं ये हम इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन के साथ इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डब्ल्यू आई इज इक्वल टू डब्ल्यू आई ओल्ड माइनस अल्फा, दिस इज नथिंग बट द लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाय partial derivative of error, okay, divided by partial derivative of that weight which is to be updated, okay, ये wi, okay। so चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसमें कहा गया है derive back propagation algorithm for an n having 3 inputs, 2 hidden layers each having 3 neurons and output layer having 2 neurons,
और बोला है कि यू में इग्नोर द बायस टर्म, तो बायस टर्म को हम अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। बायस टर्म बेसिकली ऐड होता है, बट यहाँ पे इग्नोर करने बोला, और बोला है कि हम कंसीडर करें कि सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन लगा हुआ है नेटवर्क में। तो पहले हम नेटवर्क को थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेंगे। देखिए क्या कहा गया है, 3 इनपुट है, तो हम पहले 3 इनपुट बना लेते हैं, 1 इनपुट, 2 इनपुट, 3 इनपुट, ठीक है। उसके बाद बोला गया 2 हिडन लेयर है, सो 2 हिडन लेयर, तो बीच में 2 लेयर होंगे और एक आउटपुट लेयर होगा, और हर एक हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन्स हैं, तो देखिए 3 न्यूरॉन्स हैं हर एक हिडन लेयर में। तो हिडन लेयर में भी 3 न्यूरॉन, 1 2 3, ये पहला हिडन लेयर हुआ, इसको मान लीजिए हम HL1 कर देते हैं। दूसरा 1 2 3 HL2 कर देते हैं, हिडन लेयर 2, और एक आउटपुट लेयर है, उसमें 2 न्यूरॉन है, देख रहे हैं आउटपुट में 2 न्यूरॉन है, तो एक आउटपुट लेयर है 1 2 OL, और ये इनपुट लेयर है IL, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारा नेटवर्क बन गया, बट अभी पूरा नहीं बना है, इसमें कनेक्शंस होंगे। तो कनेक्शंस कैसे होंगे, तो ये हम एक फुली कनेक्टेड बना रहे हैं, यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट अगर कुछ ना बता रहे तो हमें नेटवर्क को फुली कनेक्टेड बनाना है। फुली कनेक्टेड मतलब हर एक न्यूरॉन जो है हर एक दूसरे न्यूरॉन से अपने नेक्स्ट लेयर के दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये इससे है, इससे है, इससे कनेक्टेड है, ये न्यूरॉन इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, और इससे कनेक्टेड है। तो इस लेयर का हर एक न्यूरॉन इनपुट लेयर का हिडन लेयर 1 के हर एक न्यूरॉन से कनेक्ट हो गया। हिडन लेयर 1 वाला सारा न्यूरॉन हिडन लेयर 2 के सारे न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा, बना लेते हैं। सिमिलरली ये वाला इससे, इससे और इससे। सिमिलरली हिडन लेयर 2 वाला सारा न्यूरॉन आउटपुट लेयर के न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा। ओके, सो ये कनेक्टेड हो गए, और ये सारे इनपुट्स हैं, ठीक है, सारे इनपुट्स हैं। और आउटपुट जो है हमारा, देखिए यहाँ पे चूँकि 2 न्यूरॉन है तो 2 निकल के आएगा, एक होगा, एक को हम एक रहता है तो y लिख देते हैं, और यहाँ 2 है तो एक को हम y1 कर देते हैं, एक को कर देते हैं y2, और ये सिंपल y1 y2 जो है वो नहीं होगा, प्रिडिक्टेड वाला है, तो प्रिडिक्टेड वाले को हम क्या लिखते हैं, दैट इज y हैट। ओके, सो चीज़ें बैक प्रोपेगेशन में करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये तो नेटवर्क हमने बना लिया, हमें वेट्स जो है वो रखने होंगे। तो चलिए वेट्स को ना एक दूसरे कलर से हम डिनोट कर देते हैं, लाइक ग्रीन से कर देते हैं। तो हर एक जो कनेक्शन है उस पर एक एक वेट रहता है। वेट ये डिसाइड करता है कि उस सिग्नल का कितना स्ट्रेंथ है अगले स्टेज में जाने के लिए, W1 W2 W3, इस दूसरे वाले के लिए W4 W5 एंड W6, तीसरे वाले के लिए W7 W8 एंड W9, ठीक है। ये सारे हमने W9 तक कर दिए। नेक्स्ट लेयर के लिए हम फिर से कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सपोज इस पर ब्लू ले लिया, 9 वेट्स इधर हो गए, इधर W10 11 12 W13 14 एंड 15, और इसके लिए W16 W17 एंड W18। अब नेक्स्ट के लिए फिर से थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, हम येलो ले लेते हैं, येलो नहीं, येलो कलर ठीक नहीं आ रहा है, ये ले लेते हैं। 18 हो गया, W19 W20 W21 W22 W23 और ये W24, इतने सारे 24 वेट्स हैं। अब इन वेट्स को ही अपडेट करना होता है। तो हमने क्या देखा था, इनिशियली वेट्स को हम क्या करते हैं, रेंडमली इनिशियलाइज करते हैं। तो स्टेप 1 तो बहुत आसान है। स्टेप 1 में हमको क्या करना है कि स्टेप 1 है रैंडमली इनिशियलाइज ऑल वेट्स, ठीक है। कोई भी वैल्यू हम रख देंगे, जनरली 0 से 1 के बीच में हम रख देते हैं, या कोई दूसरा भी ले सकते हैं। वैसे वेट इनिशियलाइजेशन के अदर मेथड्स भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 होता है कि अब हम एक एक साइकिल में दोनों फेज करते हैं, ठीक है। तो स्टेप 2 में फर्स्ट है फॉरवर्ड फेज। तो फॉरवर्ड फेज में क्या होगा कि हम इन y1 हैट एंड y2 हैट्स को कैलकुलेट करेंगे और इसको देखेंगे कि क्या होगी इसकी वैल्यू। तो क्या होगी वैल्यू, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि न्यूरॉन को देखने का ना एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। कोई भी जो न्यूरॉन होता है, कोई भी, ठीक है, एक एक न्यूरॉन, यहाँ चाहे ये कोई भी न्यूरॉन, उसके बेसिकली हम ऐसे देखना चाहिए कि इसके 2 पार्ट है, ठीक है। एक पार्ट को कहते हैं एडर, एक पार्ट होता है एडर, और एक पार्ट में होता है एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। एक पार्ट होता है एडर का, एक पार्ट होता है एक्टिवेशन फंक्शन। एडर वाले पार्ट में क्या होता है, जितने भी इनपुट्स आए रहते हैं, ठीक है, वो उसके करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई होते हैं। मान लो x1 है, W1 है, ये मान लो x2 है, W2 है। इस पार्ट में समेशन ऑफ WI XI होता है, ठीक है। सारे इनपुट्स अपने करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई होते हैं। और इस पार्ट में क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन वाले पार्ट में जो ये समेशन ऑफ WI XI होता है, इसके ऊपर एक एक्टिवेशन फंक्शन लग जाता है, ठीक है। सो इसका जो आउटपुट आएगा फाइनल इस न्यूरॉन का,
सो वो होगा, इस न्यूरॉन का आउटपुट इज फंक्शन ऑफ समेशन ऑफ WI/XI, ठीक है। तो हर एक न्यूरॉन जो है वो ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो अब हम इसके बेसिस पे, इस नॉलेज के बेसिस पे क्या करते हैं कि जितने भी हमारे नोट्स हैं सबको हम इस तरह से सब डिवाइड कर देते हैं हाफ हाफ में। देखिए हमने हाफ हाफ में सब डिवाइड कर दिए सारे को, और सबके एक एक नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे? जिस नोड का जो नाम है, ठीक है, लाइक एक एक नाम दे देते हैं ना। लाइक सपोज ये कलर चेंज कर लेते हैं, सपोज इस नोड का नाम है x1, इसका x2, इसका x3, इसका हिडन लेयर का नोड है तो इसको h1, h2, h3, इसको h4, h5, h6 इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। और ये आउटपुट लेयर है, इसीलिए इसको कर देते हैं O1 एंड O2, ठीक है। ये सारे नाम हमने दे दिए। अब हम क्या करेंगे, एडर वाले पार्ट को डिनोट करने के लिए उस नाम के नीचे इन लिख देंगे कि इन वाले पोर्शन में एडर वाला काम हो रहा है, और उसके नेक्स्ट जो एक्टिवेशन फंक्शन वाला पार्ट है उसमें सिंपल वो नोड का नाम ही दे देंगे, उससे पता चले कि वो उसका आउटपुट है, ठीक है। या आउट भी कर सकते हैं, उससे पता चलेगा कि वो एक्टिवेशन फंक्शन वाले पार्ट से निकल रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फॉरवर्ड फेज में क्या होता है। फॉरवर्ड फेज में क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, y1 हैट एंड y2 हैट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले x1 के लिए करते हैं, x1 कैसे काम कर रहा है। सो x1 तो ये वाले इनपुट फेज में तो कुछ नहीं, ये कुछ आ ही नहीं रहा है, ठीक है। ये डायरेक्ट x1 ही है, इसमें से पूरा x1 ही बाहर निकलेगा। इनपुट वाले में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। यहाँ के बाद वो सारा टर्म W एंड XY लगेगा, ठीक है। ओके, सो H1 वाले फेज में क्या होगा, H1 इन पहले कैलकुलेट करते हैं, ये वाला पार्ट कैलकुलेट करते हैं। सो H1 इन वो हो जाएगा, H1 में क्या क्या आ रहा है, x1 W1 के साथ आ रहा है, x2 W4 के साथ आ रहा है, देख रहे हैं ये हो रहा है, ये आ रहा है, x2 W4 के साथ आ रहा है, और x3 W7 के साथ आ रहा है। तो H1 इन हो जाएगा x1 W1 प्लस x2 W4 प्लस x3 W7, ये हो गया H1 इन। और H1 आउट क्या हो जाएगा, जो आउटपुट है उस नोड का वो हो जाएगा जो भी एक्टिवेशन फंक्शन हो, ठीक है, उसका इसके ऊपर वो लग जाएगा, ठीक है। सो एक्टिवेशन फंक्शन मान लीजिए f है, f ऑफ समथिंग fx है, तो f ऑफ जो भी H1 इन हमारा वैल्यू है, इसको बार बार नहीं लिखें इसलिए हम H1 इन लिख दिए इसकी जगह पे। तो जो भी ये इसका एडर वाले पार्ट का आउटपुट होगा वो H1 आउट में उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लग जाएगा। अब इसी एक्टिवेशन फंक्शन में अगर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सिग्मॉइड है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, इज इक्वल टू, सिग्मॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग देख चुके हैं एक्टिवेशन फंक्शन वाले वीडियो में, 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस x। तो इसको हम लिख सकते थे 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस H1 इन, ठीक है। ये हो जाएगा H1 आउट, ओके, H1 आउट। इसी तरह से हम H2 आउट, H3 आउट निकाल सकते हैं, H4 आउट, H5 आउट, H6 आउट, O1 आउट, O2 आउट निकाल सकते हैं। और बेसिकली O1 आउट एंड O2 आउट ही है, y1 हैट एंड y2 हैट, ठीक है। सो H1 आउट हो गया। अब इसी तरह से एक तो हमने इस लेयर का कर लिया, अब ये आप लोग H2 एंड H3 के लिए आसानी से निकाल सकते हो। एक इस लेयर का कर लेते हैं, ठीक है, H4 के लिए कर लेते हैं। तो H4 इन क्या हो जाएगा, H4 इन हो जाएगा हमारा, H4 में क्या क्या आया है, देखिए H1 आया है W10 के साथ, H1 आउट, H2 आउट आया है W13 के साथ, एंड H3 आउट आया है W16 के साथ, ठीक है। सो हम लिखेंगे H1 आउट आया है किसके साथ, मल्टीप्लाइड बाय W10, प्लस H2 आउट आया है किसके साथ, H2 आउट आया है W13 के साथ, प्लस H3 आउट आया है इसके साथ W16 के साथ। तो ये हो गया हमारा H4 इन। और H4 आउट जो हो जाएगा, H4 आउट इज, अगर सिग्मॉइड है तो 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस H4 इन, ठीक है। तो इस तरह से हम हर एक नोड का H4 आउट या उसका आउट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से फॉरवर्ड फेज हम H1, H2, H3, H4, H5, H6 और O1, O2 के लिए करेंगे, ठीक है। सबका हम वैल्यू निकाल लेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा बैकवर्ड फेज पे, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बैक प्रोपेगेशन के लिए। तो अब आ जाते हैं स्टेप 2 के बी, दैट इज बैकवर्ड फेज पार्ट में, बैकवर्ड फेज, ठीक है। सो बैकवर्ड फेज में अब क्या होता है, देखिए यहाँ देखिए। सो यहाँ क्या होगा कि सबसे पहले हमें वेट अपडेट करने के लिए क्या चाहिए, एरर। तो हमें तो एरर कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि एरर के रिस्पेक्ट में ही वो पर्टिकुलर वेट अपडेट होता है, ठीक है। तो इस नेटवर्क का एरर क्या होगा, यहाँ तो दो आउटपुट हैं, तो एरर को कैलकुलेट करने के लिए हम लिखेंगे, एरर को हम ई से डिनोट करते हैं, ई इज इक्वल टू, अगर हम मीन स्क्वायर एरर कर रहे हैं तो दो आउटपुट है ना, तो 1/2 कर देंगे, ठीक है। मीन स्क्वायर एरर में मीन ले लिया जाता है स्क्वायर एरर का, तो 1/2
y1 प्रिडिक्टेड माइनस y1 एक्चुअल को y1 बोल देते हैं का स्क्वायर प्लस 1/2 y2 प्रिडिक्टेड माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरर, ठीक है। तो ये एरर हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम हो गया। अब जितने भी वेट अपडेट होंगे वो इस एरर के रिस्पेक्ट में होंगे, ठीक है। उसका एक ज़बरदस्त मैं टेक्निक आप लोग को बता रहा हूँ। वो टेक्निक क्या है, देखिए। टेक्निक ये है कि हम जब भी वेट्स अपडेट करते हैं, ठीक है, तो हम लेयर वाइज लेयर करते हैं। तो सबसे पहला लेयर जो हम आउटपुट के जस्ट पहले वाला लेयर होता है, इन लेयर के वेट को अपडेट करेंगे W19, 20, 21, 22, 23, 24। उसके बाद उससे एक लेयर पीछे के 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। उसके बाद सबसे फर्स्ट लेयर के जैसे W1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सब, ठीक है। तो ये ट्रिक ये कहता है कि जैसे W19 हमें अपडेट करना है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था, WI इज इक्वल टू WI ओल्ड माइनस अल्फा इंटू डेल ऑफ एरर बाई डेल ऑफ दैट वेट, ठीक है। सो W19 को अगर हम अपडेट करना चाहें तो होगा W19 इज इक्वल टू W19 ओल्ड माइनस अल्फा इंटू डेली, ये यही है जो अभी हमने कैलकुलेट किया, बाई डेल W19, ठीक है। अब ये W19 जो है वो एरर के साथ किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेट, वही होता है। अब देखिए, क्या ये W19 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है एरर के साथ, चेक करिए। W19 किससे कनेक्टेड है, O1 इन से, ठीक है, और एरर जो कनेक्टेड है वो Y1 से, Y1 हैट से, और Y1 हैट क्या है, O1 आउट ही Y1 हैट है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि ऐसे करके आप पास में लिख सकते हैं W19 इज कनेक्टेड टू विच दिस पार्ट, सो दिस पार्ट इज व्हाट, दिस पार्ट इज वी कैन से O1 इन, ठीक है, और O1 इन इज कनेक्टेड टू O1 आउट, और O1 आउट को ही हम यहाँ बोल रहे हैं Y1 हैट, ठीक है। याद रखिएगा O1 आउट और Y1 हैट एक ही है। सो इस तरह से ये कनेक्टेड है, ठीक है। सो एरर में दो पार्ट हैं, एक पार्ट है Y1 वाला, एक पार्ट है Y2 वाला। अब W19 क्या Y2 से कनेक्टेड है, नहीं, W19 तो केवल इससे कनेक्टेड है, Y2 से इसका कोई असर नहीं, तो Y वाले पार्ट को हम चेक भी नहीं करेंगे। केवल ये रिलेशन हमें ध्यान में रखना है W19 अपडेट करने के टाइम। तो W19 कनेक्टेड है O1 इन से और O1 इन कनेक्टेड है Y1 हैट से, इसीलिए हम डायरेक्टली डेल ई बाई W19 नहीं निकाल सकते, हमें इसके थ्रू चेन रूल लगाना होगा, वो भी अपोजिट। सो Y1 हैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ एरर, सो ऐसे लिख सकते हैं दिस इज कनेक्टेड विथ एरर। सो एरर का निकालेंगे हम डेल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव W1 हैट के रिस्पेक्ट में, देन W1 हैट का निकालेंगे O1 इन के रिस्पेक्ट में, देन O1 इन का निकालेंगे W19 के रिस्पेक्ट में, और इस तरह से चेन रूल से हम पता कर सकते हैं डेल ई बाई W19। सो इसको रूल को अप्लाई करते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा क्या, हम यहाँ पे ये रूल, ये चीज़ हमें पता होगी, लर्निंग रेट पता होगी, हमें पता करनी होगी डेल ई बाई डेल W19। सो डेल ई इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ व्हाट, W1, सो डेल ई इज कनेक्टेड विथ W1 हैट, ओके। और W1 हैट किससे कनेक्ट, Y1 हैट किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है O1 इन से, डेल ऑफ O1 इन, और O1 इन किससे कनेक्टेड है, O1 इन कनेक्टेड है हमारा डेल W19 से। तो इस तरह से हम इस चीज़ को ब्रेक कर सकते हैं चेन रूल लगा के, और हम ये वेट को अपडेट कर सकते हैं, समझ गए। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है बैक प्रोपेगेशन का। तो देखें W19, पहले हम ये रूल बना देंगे कि W19 डिपेंड कर रहा है एरर के लिए O1 इन पे, O1 इन कनेक्टेड है Y1 हैट से, Y1 हैट कनेक्टेड है E से, ठीक है। तो इस तरह से W19 अपडेट होगा। तो इसी तरह से हम W20 का कर लेंगे, 21, 22, 23 एंड 24। तो W20 के केस में क्या हो जाएगा, देखिए ये सिर्फ Y2 पे डिपेंड कर रहा है, तो Y1 से कोई मतलब नहीं। तो सिमिलरली W20 जो है वो Y2 के लिए हो जाएगा। मैं यहाँ थोड़ा सा W20 के लिए भी लिख देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो W20 के लिए अगर हम पहले बैक प्रोपेगेशन के लिए हम ये लिखें ग्रेडियंट डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा W20 ओल्ड माइनस लर्निंग रेट डेल ई बाई डेल W20। और देखिए डेल ई बाई डेल W20 कैसे निकलेगा, उसके लिए यहाँ पे देखिए W20 इज रिलेटेड विथ व्हाट, O2 इन। सो यहाँ मैं लिख लेता हूँ W20 इज रिलेटेड टू O2 इन, ठीक है। O2 इन इज रिलेटेड टू Y2 हैट एंड Y2 हैट इज रिलेटेड विथ एरर। सो एरर का निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव Y2 हैट से, Y2 हैट का निकालेंगे O2 इन से, और O2 इन का निकालेंगे W20 से, ठीक है। सो आ जाते हैं। सो सबसे पहले एरर का निकालेंगे किससे, Y2 हैट से। यहाँ Y1 का कोई काम नहीं, Y2 हैट किससे कनेक्टेड था, Y2 हैट कनेक्टेड था हमारा O2 इन से, ठीक है। यहाँ O1 का कोई काम नहीं, और O2 इन जो है हमारा कनेक्टेड था किससे, W20 से। तो इस तरह से चेन रूल लगा के हम डेल ई बाई डेल W20 निकालेंगे। तो यही होता है मेन कॉन्सेप्ट बैक प्रोपेगेशन का, बैक प्रोपेगेशन का यही है। अब ये एक स्टेप पहले वाले में, एक लेयर पहले वाले में तो आसानी से हो जाता है। मेन दिक्कत होती है जब हम 2 या 3 लेयर पहले जाते हैं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। तो चलिए एक
इस लेयर का कर लेते हैं और एक इस लेयर का भी कर लेते हैं। तो W10 को अगर अपडेट करना है तो यहाँ से देख लीजिए, W10 डिपेंड है H4 इन पे, H4 इन डिपेंड है H4 आउट पे। H4 आउट जो है सो देखिए यहाँ से इधर भी जा रहा है और यहाँ से इधर भी जा रहा है, मतलब O1 O2 दोनों में है, क्योंकि Y1 और Y2 दोनों से कनेक्टेड है एरर, तो इसके लिए ये वाला टर्म भी लेना होगा और ये वाला भी टर्म। तो जब ऐसे केसेस आते हैं उस केस में क्या करते हैं, एक रास्ता ये वाला है जो कि कनेक्टेड है एरर से, तो एक यहाँ से एक रास्ता ये ले लेंगे, दूसरा रास्ता प्लस करके, क्योंकि मल्टीपल तरीके से कनेक्टेड है ना एरर से, तो दूसरा रास्ता प्लस करके ये ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्लस करके दो रास्ते बनेंगे। तो हम कर लेते हैं, W10 का एक रास्ता यहाँ लिख लेते हैं। W10 जो है, W10 इज कनेक्टेड टू H4 in and H4 in is connected to H4 out, okay. Then H4 out is connected with एक रास्ता है O1 in, H4 out O1 in में जा रहा है, O1 in, और O1 in जो जा रहा है Y1 हैट में, और Y1 हैट कनेक्टेड है E से। सिमिलरली H4 आउट कहाँ भी जा रहा है, O2 in में भी जा रहा है, तो यहाँ से हम दो रास्ता कर लेंगे। O2 in में भी जा रहा है, ये कनेक्टेड है Y2 हैट से, और ये भी जा रहा है एरर पे। तो एक तो हमारा निकलेगा DE by DY1 हैट से DO2 in, O1 in, देन H4 आउट, देन H4 in, देन W10, और दूसरा निकलेगा प्लस DE by Y2 हैट, देन Y2 हैट से O2 in, देन H4 आउट, देन H4 in, देन W10। अब ये कैसे होगा, इसको एक बार हम लिख लेते हैं, आइए। सो अगर हमें W10 अपडेट करना है तो सबसे पहले ग्रेडियंट डिसेंट कहता है कि W10 जो होगा वो होगा W10 का ओड वैल्यू माइनस अल्फा, दैट इज लर्निंग रेट, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर विथ रिस्पेक्ट टू W10, ठीक है, डेली बाई W10। अब सबसे मेन है इस फॉर्मूला को निकालने के लिए ये DE बाई DW10। अब एरर जो है डायरेक्ट W10 पर डिपेंड कर नहीं रहा है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एरर क्या डिपेंड कर रहा है, इसके दो रास्ते निकलेंगे। एरर है एक तो Y1 हैट पे डिपेंड कर रहा है, Y1 हैट जो है वो डिपेंड कर रहा है O1 इन पे, O1 इन जो है डिपेंड कर रहा है, O1 इन जो है वो डिपेंड कर रहा है H4 आउट पे। यहाँ पे देखिए O1 इन किस पे डिपेंड कर रहा है, H4 आउट, देन H4 इन। सो O1 इन डिपेंड कर रहा है H4 आउट पे, एंड H4 आउट जो है वो डिपेंड कर रहा है H4 इन पे, एंड देन H4 इन जो है वो डिपेंड कर रहा है अपना W10 पे। बट ये तो केवल Y1 हैट वाले रास्ते के लिए हुआ, बट एरर तो है Y2 हैट पे डिपेंड कर रहा है। सो प्लस, इसी में आप एक प्लस लगा दीजिए और दूसरा रास्ता भी लिख दीजिए। एरर इज कनेक्टेड विथ Y2 हैट ऑल्सो, Y2 हैट जो है वो डिपेंड कर रहा है O2 इन पे। दूसरा रास्ता देखिए ये O2 इन के थ्रू जाता है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देख रहे हैं, E से Y2 हैट से O2 इन, फिर वही H4 आउट वाला रास्ता जो H4 आउट, H4 इन एंड W10। सो O2 इन से फिर वही रास्ता पकड़ लेगा। O2 इन किस पे डिपेंड कर रहा है, O2 इन डिपेंड कर रहा है H4 आउट पे, देन H4 आउट किस पे डिपेंड कर रहा है, H4 आउट, ये तो अब सेम हो गया ऊपर की तरह, H4 इन पे, एंड H4 इन किस पे डिपेंड कर रहा है, H4 इन डिपेंड कर रहा है W10 पे। तो ये हुआ वो कंप्लीट इक्वेशन फॉर डेल E बाय डेल W10। इसकी मदद से हम W10 को अपडेट कर सकते हैं। अब ऐसे ही इक्वेशन लिखने होंगे W11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के लिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हर एक लेयर पे हम एक एक करके बता सकते हैं कि सिमिलर फॉर ऑल दीज वेट्स, ठीक है। तो हर एक लेयर में एक एक वेट अपडेट कर देने से हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछे तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ताकि क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। एंड अगर इस लेयर में जाएं W1 को, तो W1 का भी अपडेट करने के लिए देख लेते हैं। पहले हम रास्ता देख लेते हैं। देखिए W1 किस पे डिपेंड कर रहा है, H1 इन पे, H1 इन, H1 आउट पे, H1 आउट, H4 इन पे, H4 इन, देन अगेन यहाँ से दो रास्ते, ठीक है, एक Y1 वाला, एक Y2 वाला, ठीक है। सिमिलरली W1 जो है वो कनेक्टेड किससे है, देखिए Y2 से भी कनेक्टेड है। कैसे, एक रास्ता तो ये वाला गया, ये वाला गया, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ कलर। देखिए एक रास्ता तो ये जा रहा है, ठीक है, तो एक इसके लिए हम एरर के साथ लिख लेंगे एक रास्ता। दूसरा रास्ता यहाँ से ये जा रहा है, तो ये प्लस में जाएगा, ये भी यहाँ जा रहा है दूसरा रास्ता। तीसरा रास्ता ये इसमें भी आ रहा है, ये हुआ तीसरा रास्ता। चौथा रास्ता ये यहाँ भी जा रहा है, और अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा। पांचवा रास्ता ये यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो ये सारे रास्ते जो है ना वो प्लस 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 करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक ये जाएगा, ठीक है। सो वन इज दिस 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 दिस, एक ये वाला होगा प्लस दिस 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 दिस, दूसरा, तीसरा जाएगा दिस, देन दिस, और हाँ एक और रास्ता है यहाँ से, एक तीसरा होगा दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस, ठीक है। ये वाला भी एक रास्ता है, छूट गया था, ठीक है। इस तरह से आई थिंक एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता, चार रास्ता, फिर यहाँ से भी दो, पांच रास्ता, छह रास्ते होंगे, ठीक है। तो छह हमें जो टर्म्स है उसको समेशन करने पड़ेंगे W1 के लिए। तो आई थिंक ये लिखना पॉसिबल नहीं है इतना ज़्यादा,
बट हम इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। और आप उसके लिए कुछ भी करें ना करें, सबसे पहले याद रखिएगा ये वाला जो फॉर्म है वो जरूर लिख लीजिएगा, जो हेल्प करेगा आपको। मान लीजिए W1 को अपडेट करना है, तो ये कैसे कनेक्टेड है? W1 कनेक्टेड है H1 इन से, ठीक है। अब H1 इन कनेक्टेड है H1 आउट से, यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद यहाँ से ही ना मेनली 6 रास्ते निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेनली तो 3 रास्ते निकलेंगे, उसके बाद वो आगे जाकर और 2 रास्ते बढ़ जाएंगे। देखिए H1 आउट से 1 2 3 रास्ते हैं, और यहाँ से फिर ये 2 2 रास्ते करके निकलते हैं, तो इसलिए 6 रास्ते हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। H1 आउट से एक जाता है हमारा कहाँ पे? H4 इन में, दूसरा जाता है H5 इन में, तीसरा जाता है H6 इन में, ठीक है। तो यहाँ से H4 इन जाएगा, एक जाएगा H5 इन में, एक जाएगा H6 इन में, ठीक है। ये ऐसे करके लिख लेंगे। फिर H4 इन जाएगा H4 आउट में, H5 इन जाएगा H5 आउट में, और H6 इन जाएगा H6 आउट में, ठीक है। अब H4 आउट जो है ये अगेन 2 जगह जाएगा। देखिए H4 आउट जो है एक बार Y1 हैट में जाएगा, Y2 हैट में जाएगा, उसके लिए पहले O1 इन में जाएगा तब जाएगा, ठीक है। सो H4 आउट कहाँ जाएगा? O1 इन में, ठीक है, और ये जाएगा Y1 हैट में, और Y1 हैट जाएगा एरर में। H4 आउट O2 इन में भी जाएगा, O2 इन जाएगा Y2 हैट में, और ये भी जाएगा एरर में। फिर H5 आउट जो है ये भी एक O1 इन में जाएगा, O1 इन में जाएगा, ये Y1 हैट में जाएगा, एरर में जाएगा। H5 आउट भी O2 इन में जाएगा, Y2 हैट में जाएगा, और भी एरर में जाएगा। H6 आउट भी O1 इन में जाएगा, Y1 हैट में जाएगा, और एरर में जाएगा। और H6 आउट भी O2 इन में जाएगा, Y2 हैट में जाएगा, और एरर में जाएगा। तो देख रहे हैं हम जब DE बाई DW1 करेंगे तो हमें ये सारे रास्ते प्लस करने होंगे। एक में DE बाई DY1 हैट इंटू DY1 हैट बाई DO1 इन इंटू DO1 इन बाई H1 आउट इंटू DH1 आउट बाई DH4 इन, then DH4 in by DH1 out, then DH1 out by DH1 in, then DH1 in by DW1। ये एक हुआ। दूसरा फिर ये वाला रास्ता D by DY2 hat, then DY2 hat by DY2 in, then DY2 in by DH4 out, then DH4 out by DH4 in, then DH4 in by DH1 out, then DH1 out to DH1 in, and then DH1 in to DW1। इसी तरह से ये 6 तरीके से हम प्लस प्लस प्लस, जैसे यहाँ 2 वाला था ना, ये 6 बार प्लस प्लस होगा। एक ये रास्ता, देन प्लस ये वाला रास्ता, देन प्लस ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता, सारे टर्म्स प्लस 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 होंगे, और ये बनेगा इक्वेशन। तो आई थिंक एग्जाम में अगर आप इस तरह से ये रिलेशनशिप बना के इक्वेशन भी लिख देना तो दैट इज एनफ है। मतलब कि आप इस तरह से इसको डिराइव कर सकते हो, ठीक है। फुली डिराइव करना इट्स नॉट पॉसिबल कम समय के लिए, अगर काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो तो कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट यही है बैक प्रोपेगेशन का। इसी तरह से हम सारे वेट्स अपडेट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी बैक प्रोपेगेशन की। तो अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ।